सबको सुनाई दे रही है ना? हाँ ठीक है। तो तुम लोग के बुक के हिसाब से हम लोग चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोडोंटिक्स। वो उसमें कुछ नहीं है, वो हिस्ट्री है, वो तुम लोग खुद पढ़ो क्योंकि उसमें जो है कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट भी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, ग्रोथ की कई डेफिनेशंस हैं और ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो उसमें से एक डेफिनेशन मैं ली हूँ जो कि क्रॉगमैन ने दी थी, और उनके हिसाब से ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, चेंज इन प्रपोर्शन। ओके, इंक्रीज इन साइज, चेंज इन प्रपोर्शन एंड प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। जनरली लोग ग्रोथ का मतलब ये समझते हैं कि साइज में इंक्रीज होना, लेकिन साइज में इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है कि प्रपोर्शन भी चेंज होता है, मींस रेशियो चेंज होता है। जैसे जब बच्चा जब फीटस के फॉर्म में होता है तो फीटस में जो हेड होती है वो 50% होती है और बाकी 50% होल बॉडी होती है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है मतलब जब उसकी बर्थ होती है, बर्थ होने के बाद चाइल्डहुड पीरियड में आता है, देन एडोलेसेंट पीरियड में जाता है, वैसे वैसे उसके जो प्रोपोर्शन है हेड का वो कम होता जाता है और एडोलेसेंट फेज में आते आते 12% ही रह जाता है। तो ये जो प्रोपोर्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं इसको भी ग्रोथ कहते हैं और साथ साथ में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ये है ग्रोथ की बेसिक डेफिनेशन जो कि क्रॉगमैन ने दी थी। ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोयर्स की, और मोयर्स की डेफिनेशन है इट रिफर्स टू ऑल द naturally occurring unidirectional changes in the life of an individual from its existence as a single cell to its elaboration as a multifunctional unit terminating in death। ठीक है। तो क्या है कि इट रिफर्स टू ऑल द नेचुरली अकरिंग यूनिडायरेक्शनल चेंजेस। ठीक है। जो भी बॉडी में जो भी नेचुरल तरीके से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। एक बार ग्रोथ हो गई बॉडी की तो जितना होना है हो गई, एक बार डेवलपमेंट हो गया, अगर फिंगर्स इतनी बड़ी है डेवलप हो गई तो इतनी ही बड़ी रहेंगी, कभी भी ये छोटे होकर के नीचे नहीं जाएंगी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो भी ये कट के निकल जाती है। ठीक है। इनकी ग्रोथ नहीं रिग्रेस करेगी। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि यूनिडायरेक्शनल चेंजेस है, मींस एक ही डायरेक्शन में चेंज होगा और changes in the life of an individual from its existence as a single cell। कोई भी इंडिविजुअल डेवलप होता है तो सिंगल सेल से डेवलप होता है, जाइगोट से। फिर जाइगोट जो है उसमें धीरे धीरे डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स होने के बाद डिफरेंशिएशन होते हैं, तो धीरे धीरे जब डिफरेंशिएशन होते हैं तो एक जाइगोट जो है फिर फीटस और फिर उसके बाद चाइल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो एक सिंगल सेल से एग्जिस्टेंस टू इट्स इलाबोरेशन एज अ मल्टीफंक्शनल यूनिट। ठीक है। सिंगल सेल के फॉर्म में इंडिविजुअल है जो कि सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और धीरे धीरे इलाबोरेट करता है मल्टी फंक्शनल यूनिट में। ठीक है। मतलब उसके बॉडी में ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो पहला तो सिंगल सेल ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसमें डिविजन्स हो रहे हैं तो ढेर सारे डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, तो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरीके से मल्टी फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग इन डेथ। फिर उसके बाद जब पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, तो मतलब पूरी लाइफ जब ओवर हो गई तो डेथ मतलब एट लास्ट डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये पूरा डेवलपमेंट का ये जो बेसिक डेफिनेशन है मोयर्स की, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ओके। देन हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को, मतलब ग्रोथ को जो कि इफेक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है हेरिडिटी। ठीक है, ठीक है। आप क्योंकि हम ऑर्थोडोंटिक की बात करें तो ऑर्थोडोंटिक की ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या है कि जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन में जो भी मतलब जो भी कैरेक्टर जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे मान लो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या मतलब मतलब एक फैमिली का हम वो देखते हैं पेडिग्री देखे, तो एक एंसेस्टर है मतलब उसके जो एंसेस्टर है उनमें जो है मान लो रेट्रोग्नेथिक मैंडिबल है या प्रोग्नेथिक मैक्सिला है। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में ना सही तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में कहीं ना कहीं वो शो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेरिडिटी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर ही होगी। क्राउडिंग हुआ या जो है माइक्रोडोंशिया हुआ, मैक्रोडोंशिया हुआ, जो भी प्रॉब्लम है तो वो सब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगी। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर आता है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में देखेंगे कि जनरली क्या है कि जब बच्चों का ग्रोइंग पीरियड होता है, जब ग्रोइंग पीरियड है उस टाइम अगर उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, ठीक है, अगर मैल न्यूट्रिशन हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम उनकी ग्रोथ सीज कर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रोथ सीज कर रही है ये उसी समय तक के लिए सीज करेगी जब तक उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा तो ये ग्रोथ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो ऐसी ग्रोथ को कैचअप ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि मान लो 6 इयर्स का चाइल्ड है, उसकी ग्रोथ कुछ हो जानी चाहिए। ठीक है, उस समय उसको जो है प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ समय के बाद उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, मान लो 7 ईयर 8 ईयर हो गया। ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। तो जब मान लो 8 ईयर के बाद मान लो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है, तो जो ग्रोथ हो जानी चाहिए थी इन 2 साल में वो ग्रोथ 8 साल के बाद भी 8 साल के बाद होगी। और वो ग्रोथ ऐसी होगी कि जो गैप हुआ है 6 to 8 ईयर्स के बीच में 2 साल का, उसे वो कैचअप कर ले। ठीक है, इसी को कैचअप ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ देन हम लोग देखेंगे सेकेंड है इलनेस। इलनेस के केस में भी यही है कि अगर कोई चाइल्ड जो है जो अपनी ग्रोइंग फेज में है, ग्रोइंग पीरियड में है और उस टाइम उसे कोई बीमारी हो गई है, कोई डिजीज हो गई है और वो डिजीज अगर लंबे समय तक चल रही है तो ग्रोथ उस टाइम के लिए सीज कर जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये इलनेस ठीक हो जाएगी तो इसमें भी वही कैचअप ग्रोथ वाली बात आएगी। ठीक है, फिर आती है रेस। ठीक, रेस में क्या होता है कि जैसे ये मैटर नहीं करता है कि किसी का फेयर कलर है या ब्लैक कलर है तो उसका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैटर ये करता है जैसे मान लो कि जो ब्लैक कलर फेसेस वाले लोग हैं उनमें कोई मान लो उनमें जो है प्रोग्नेटिक मैक्सिला की मतलब उनका कैरेक्टर है, तो उस रेस के सभी लोगों में प्रोग्नेटिक मैक्सिला के कैरेक्टर्स दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियल मतलब अगर हम लोग रेस के बेसिस पे देखें तो इस तरीके से मैक्सिला मैंडिबल का हमें दिखता है। ठीक है, वेरिएशंस दिखते हैं ग्रोथ में। ओके, नाउ फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में भी यही बात है कि सोसाइटी और उसके बेसिस पे मान लो कोई चाइल्ड है ग्रोइंग फेज में है, ठीक है, तो उसको जो है अच्छा एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है, ठीक है, अच्छा सोशल एनवायरनमेंट मिल रहा है या ऐसी फैमिली में है जहाँ पे जो है फैमिली मेंबर्स कम है, ठीक है, तो वहां पे उसे नरिशमेंट भी प्रॉपर मिलेगी। इकोनॉमिक तरीके से अगर वो फैमिली ठीक है तो उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है। सोसाइटी अगर अच्छे सोशल एरिया में है, सोशल बैकग्राउंड अच्छा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसी तरीके से मैंने इसमें फैमिली साइज के बारे में बता दिया है कि अगर फैमिली साइज
छोटी होती है, ठीक है, अगर फैमिली साइज छोटी होती है तो पेरेंट्स अपने हर बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर नरिशमेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर यही फैमिली साइज बड़ी है तो इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर नरिशमेंट सबको उतनी नहीं मिल पाती है, ठीक है, और प्रॉपर अटेंशन भी पेरेंट का हर बच्चे पे नहीं रहता है। तो इसलिए जो फैमिली साइज जो होनी चाहिए वो स्मॉल ही होनी चाहिए ताकि प्रॉपर नरिशमेंट मिले, प्रॉपर जो है गाइडेंस मिले पेरेंट का, सब कुछ प्रॉपर हो। ओके, देन फैमिली साइज के बाद हम लोग देखेंगे क्लाइमेटिक एंड सीजनल इफेक्ट, ठीक है। क्लाइमेटिक एंड सीजनल इफेक्ट, जनरली इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है, इसका मेनली इफेक्ट जो है प्लांट्स में दिखता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्लाइमेटिक और सीजनल इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है, ह्यूमन के केस में उतना नहीं दिखता है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस वही है कि अगर ग्रोइंग पीरियड में कोई स्ट्रेस में रहेगा तो स्ट्रेस में है, अगर घर का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है तो ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, ग्रोथ सीज कर जाएगी। और फिर है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज क्या करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, ठीक है, खाली एक्सरसाइज किया और ग्रोथ हो गई, ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज जो होती है ना इनहैंस कर देती है ग्रोथ को, जैसे एक जैसे जैसे लाइफ में मतलब जो भी चाइल्ड से लेके एडल्टहुड तक की जो लाइफ है उस बीच में कई जगह ग्रोथ स्पॉट्स आते हैं, मतलब ऐसा टाइम आता है जिसमें सडन ग्रोथ होती है, ठीक है, उस टाइम हार्मोनल लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसके कारण ग्रोथ सडन होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। अगर उस दौरान कोई एक्सरसाइज कर रहा है या उस दौरान कोई प्रॉपर न्यूट्रिशमेंट ले रहा है, ठीक है, उस फेज में, तो उसकी ग्रोथ अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो वहां पे एक्सरसाइज जो है ना वो ग्रोथ को इनहैंस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज खाली रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, ठीक है, ये इनडायरेक्ट तरीके से मतलब इनहैंस कर रही है। ओके, सो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, ओके, तो नॉर्मेलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज आइडियल है, ठीक है, आइडियल नहीं, नॉर्मेलिटी मीन्स नॉट आइडियल, ठीक है, नॉट एन आइडियल। ओके, तो नॉर्मेलिटी मीन्स क्या होती है, कोई चीज आइडियल नहीं है लेकिन नॉर्मल है, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स में देखने को मिल रही है। जैसे हम अगर हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मेल ऑक्लूजन की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लास 1 आइडियल है या क्लास 2 रिलेशनशिप आइडियल है या क्लास 3 रिलेशनशिप आइडियल है, ठीक है, आइडियल कुछ भी नहीं है। क्लास 1 जो है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल में क्लास 1 रिलेशनशिप तीत का पाया जाता है, तूत की बात कर रहे हैं हम, क्लास 1 रिलेशनशिप पाया जाता है, इसलिए ये नॉर्मल कह लिया गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर क्लास 2 रिलेशनशिप आ रहा है या क्लास 3 आ रहा है तो वो एब नॉर्मल है, ठीक है, वो भी आइडियल नहीं है, क्लास 1 भी आइडियल नहीं है, लेकिन क्लास 1 क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केस में क्लास 1 है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल में क्लास 1 रिलेशनशिप है, इसलिए वो नॉर्मल है, ठीक है, वो नॉर्मल के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम स्केलेटल का रिलेशनशिप देखते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो उसमें भी क्लास 1 स्केलेटल रिलेशनशिप जो होती है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो भी आइडियल नहीं है, जैसे क्लास 2, क्लास 3 है तो ये एबनॉर्मल नहीं कहेंगे लेकिन आइडियल भी नहीं है, क्योंकि क्लास 1 मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स में है, इसलिए क्लास 1 को हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी हुआ। फिर अब हम देखेंगे रिदम ऑफ ग्रोथ, ठीक है, रिदम ऑफ ग्रोथ जो है ना हुटन ने दिया था, ठीक है, हुटन ने दिया था, ठीक है,
इन्होंने मतलब वेव ऐसे उन्होंने प्लॉट किए थे। ये जो भी ग्राफ है ये मेरा खुद का प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, किसी बुक में नहीं है, ठीक है। ओके, तो चाहो तो प्लॉट कर लो, मतलब एज यू विश। तो ये जो ग्राफ है ये ग्रोथ है और ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है और ये ग्रोथ है, ठीक है। तो हुटेन ने कहा था जो पहला कर्व आता है, ठीक है, जो पहला कर्व है, पहला कर्व, फर्स्ट कर्व, तो जो फर्स्ट कर्व आता है वो 6 ईयर में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट कर्व में क्या है कि 6 ईयर में मेल हो, ठीक है, 6 ईयर में बॉय मेल हो या फीमेल, मीन्स बॉय हो या गर्ल, ठीक है, दोनों के केस में ग्रोथ जो होगी सेम होगी, ठीक है, ग्रोथ सेम होगी और 2 साल की एज में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, ठीक है, ग्रोथ सेम होगी 6 इयर्स में, ठीक है। अब क्या होगा कि 6 ईयर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 10 to 12 ईयर में, तो ये जो ग्रोथ होगी ना ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगी। बॉयज में टर्मिनेट नहीं करेगी, मतलब बॉयज में ग्रोथ खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। बॉय में ग्रोथ जो है धीरे धीरे होगी लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगी, बॉय में आगे बढ़ती रहेगी ग्रोथ, ठीक है। लेकिन फीमेल के केस में, ये फीमेल और ये मेल, फीमेल के केस में मीन्स गर्ल्स के केस में क्या होगा कि 10 साल के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, 10 से 12 साल के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आगे वाला, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि ये लोग एडोलेसेंट फेज में जा रहे हैं, ठीक है, ये एरिया एडोलेसेंट है, ठीक है, एडोलेसेंट फेज में जा रहे हैं। तो जब एडोलेसेंट फेज में जा रहे हैं तो गर्ल जल्दी मैच्योर हो जाती है, ठीक है, गर्ल जल्दी मैच्योर हो जाती है, 14 से 16 साल के बीच में ही जो है गर्ल की मैच्योरिटी हो जाती है। लेकिन जो बॉय की मैच्योरिटी है वो 17 से 18 साल में होती है, मतलब आगे होती है, ठीक है। तो गर्ल की मैच्योरिटी सबसे पहले होती है और बॉय की फिर बाद में होती है। ये कर्व है जो कि हुटेन ने दिया था, ठीक, ओके। अब हम लोग देखेंगे रिदम ऑफ ग्रोथ हो गया, देन देखेंगे ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट हम पहले ही बता दिए हैं कि ग्रोथ स्पर्ट क्या है। ग्रोथ स्पर्ट मीन्स लाइफ में कई ऐसे टाइम पीरियड आते हैं जिस समय सडन ग्रोथ होती है, ठीक है। क्यों होती है ऐसे सडन ग्रोथ? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो सडन जो ग्रोथ होती है उसी को हम ग्रोथ स्पर्ट्स बोलते हैं। और ये जो ग्रोथ स्पर्ट होते हैं ये अलग अलग इसकी अलग अलग टाइमिंग होती है, ठीक है। एक होता है जस्ट बिफोर बर्थ, ठीक है, जस्ट बिफोर बर्थ, ठीक है ना। एक होता है 1 ईयर आफ्टर बर्थ, ठीक है, 1 ईयर आफ्टर बर्थ। फिर एक कब होता है, फिर मिक्स्ड डेंटिशन के फेज होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड डेंटिशन मीन्स जब परमानेंट एंड डेसिडुअस टीथ दोनों प्रेजेंट हों, ठीक है। तो मिक्स्ड डेंटिशन ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। 5:30 पे ना ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो सब लोग फिर से री एंटर करेंगे रूम में, ठीक है, ओके। नाउ मिक्स्ड डेंटिशन ग्रोथ स्पर्ट। मिक्स्ड डेंटिशन ग्रोथ स्पर्ट में बॉय में कब होता है ग्रोथ स्पर्ट? मीन्स ये जो सडन इंक्रीज इन ग्रोथ है बॉय में कब होता है? तो 8 to 11 ईयर के बीच में, ठीक है। और गर्ल्स में कब होता है? तो गर्ल्स में 7 to 9 ईयर, ठीक है। गर्ल्स में हमेशा जल्दी चीजें होती हैं, ठीक है, मैच्योर भी जल्दी होती हैं। नाउ प्री प्यूबर्टल ग्रोथ। प्री प्यूबर्टल ग्रोथ, प्री प्यूबर्टल ग्रोथ जो होती है वो बॉय में कब होती है? तो 14 to 16 ईयर। और गर्ल में कब होती है? तो 11 to 13 ईयर में, ठीक है। ये सारे ग्रोथ स्पर्ट्स हैं। इन दौरान जो है सडन इंक्रीज होता है ग्रोथ में, ठीक है। अगर इस टाइम बेटर नरिशमेंट मिले, बेटर जो है फैमिली मतलब बेटर अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर इस टाइम बेटर है, ठीक है,
और नरिशमेंट बेटर रहे, इस दौरान कोई डिजीज नहीं हुई हो, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन ना हो इस दौरान, इस टाइम अगर एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें तो इसमें ग्रोथ जो भी नॉर्मल तरीके से हो रही है उस नॉर्मल ग्रोथ को इनहेंस करने में हेल्प करती हैं बाकी चीजें, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये सारे ग्रोथ स्पर्ट्स हैं। ओके, देन आते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ में क्या है कि डिफरेंशियल ग्रोथ से पहले हम सिफेलोकॉडल ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है, सिफेलोकॉडल ग्रेडियंट। सिफेलोकॉडल ग्रोथ ग्रेडियंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, फीटस के केस में क्या होता है, देखो हम एज अ रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। फीटस वाले केस में क्या हो रहा है कि उस टाइम जो हेड है, ठीक है, वो 50% है, और जो थोरिक्स रीजन मतलब जो कॉडल वाला रीजन है, नीचे वाला जो रीजन है वो भी 50% है, ठीक है। ये तो फीटल के टाइम है, ठीक है, ठीक। लेकिन जब बर्थ हो जाती है तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब ये जो सिफेलो पार्ट है वो कितना परसेंट रह जाता है, 30%। मीन्स बर्थ के बाद चाइल्डहुड पीरियड जो भी पीरियड आ रहा है ये 30% रह जाता है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है 70%, ठीक है। फिर हम देखेंगे जब मान लो एडोलेसेंट फेज आ गया हो, एडोलेसेंट फेज में क्या होता है, जो हेड है वो कितना परसेंट फॉर्म कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 12%, ठीक है, 12 और 13, लिटिल बिट कंफ्यूज, 12 और 13%, ठीक है। तो इसका जो प्रोपोर्शन है बॉडी के कंपैरिजन में 12% या 13% होगा, ओके। ओके, तो इसमें ना हमें सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, सिफेलो मीन्स हेड, कॉर्डल मीन्स हेड से नीचे वाली जो पोर्शन है, ठीक है, टेल वाला वो पोर्शन है, ठीक है, ये कॉर्डल है। तो हमेशा ध्यान देंगे जो हेड के पास वाली चीजें होती है ना, जो हेड होता है वो सबसे पहले मैच्योर होता है, मीन्स सबसे पहले उसकी ग्रोथ शुरू भी होती है और सबसे पहले उसकी ग्रोथ खत्म भी होती है, ठीक है। तो मीन्स जो ग्रोथ शुरू और ग्रोथ खत्म वाला जो फेज है वो ऊपर से नीचे आता है, मीन्स सबसे पहले हेड हेड मैच्योर होगा, ठीक है, मतलब हेड की ग्रोथ पहले शुरू भी होगी, पहले खत्म भी होगी। उसके बाद मैक्सिला की ग्रोथ पहले शुरू भी होगी, पहले खत्म भी होगी। देन मैंडिबल, ठीक है, देन क्या, देन अपर लिम, देन अपर लिम, फिर फिर एब्डोमेन, देन एब्डोमेन एंड देन फिर लोअर लिम, ठीक है, ठीक है, देन एब्डोमेन एंड देन लोअर लिम, देन लोअर लिम, ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसे सिफेलोकॉर्डल ग्रोथ ग्रेडियंट कह रहे हैं। तो इसमें जो हेड के पास की जो चीजें होंगी, मींस ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर से ग्रोथ जो है सबसे पहले शुरू भी होगी, सबसे पहले खत्म भी होगी, और ये ग्रेडियंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हेड है वो सबसे पहले मैच्योर हुआ, देन मैक्सिला, देन मैंडिबल, देन अपर लिम, देन एब्डोमेन, देन लोअर लिम, ठीक है, इस तरीके से मैच्योरेशन होता है, ठीक है। यही सिफेलोकॉर्डल ग्रेडियंट है, ओके। अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे यही चीज।